नमस्कार साथियों। हम लोग महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और बहुत कुछ कार्यक्रम निरंतर होते जा रहे हैं। मेरे भी मन में आया कि यदि आज बापू कहीं ना कहीं ऊपर विराजमान हो, हमें देख रहे होते तो हमसे उनकी क्या अपेक्षाएं रही होंगी और क्या हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतर पा रहे हैं। बस ऐसा कुछ विचार आया और फिर एक पत्र लिखा। वो बापू ने मुझे लिखा। तो आप देखिए मैं कैसा महसूस करती हूँ कि मैं बापू की अपेक्षाओं पे उतरी हूँ, सही या नहीं। तो एक खत बापू का मेरे नाम। प्रिय चेतना, असीम स्नेहाशीष। उम्मीद है तुम पूर्णतः स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगी। तुमने कल ही तो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। श्वेत रंग की केसरिया हरे रंग के बॉर्डर वाली साड़ी में तुम बेहद खूबसूरत लगने के साथ ही देश प्रेमी भी नजर आ रही थी। मंच से तुम्हारे उद्गार राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत व दिल की गहराइयों से उपजे महसूस हो रहे थे। तुम्हारी आवाज़ जब मेरे कानों में पड़ी तो मुझे बड़ा सुकून मिला और तुमसे बात करने की इच्छा स्वतः ही पैदा हो गई। बस तुरंत ही तुम्हें पत्र लिखने बैठ गया। सच कहूँ, तुम लोगों को कोरोना कहर के कारण डरते डरते स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए देखना बड़ा ही अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो तुम भारतवासी स्वतंत्रता दिवस आयोजन उत्सव की औपचारिकता मात्र अदा कर रहे हो। जो जोश खरोश स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु भारतवासियों में नजर आया करता था, आज उसका 50% भी नजर नहीं आ रहा था। तुम्हारे अधिकतम साथी इसी डर से ग्रसित नजर आ रहे थे कि कहीं किसी ने बगैर मास्क, खास तौर पे पत्रकार ने यदि देख लिया तो अगले दिन हमारे अखबार में हमारे नाम की किरकिरी हो जाएगी। सच में बेटा, अधिकतर लोगों में यह भय समाया हुआ सा दिख रहा था, क्योंकि कोरोना संकट से बचाने वाला मास्क अपने स्थान के बजाय अधिकतर लोगों के कान में लटका नजर आ रहा था। अधिकतर उद्बोधनों में देश प्रेम या देशभक्तों के प्रति सम्मान अभिव्यक्त होने की बजाय कोरोना संकट ने घेर ली थी। हर व्यक्ति कोरोना संकट के बारे में ही अपनी अभिव्यक्ति दे रहा था। बिटिया, मेरे सपनों का भारत इतना भयाक्रांत, इतना कमजोर। उफ, हमारा बलिदान देश को ताकतवर न बनाए रख सका, इसका मुझे बेहद अफसोस है। मेरा भारत, भारतीयता से ओतप्रोत भारत, प्रगति पथ पर आगे बढ़ता बढ़ता कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ऐसी तो मुझे कल्पना भी न थी। उस समय भारत में 2 दल हुआ करते थे, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। दोनों की अपनी पृथक पृथक सोच थी, मगर उद्देश्य सभी का एक ही था। आज तो उद्देश्य भ्रमित से हैं। सोच प्राथमिकताओं का दायरा बहुत विकट हो गया है। लोकतंत्र राजनीतिकरण का शिकार हो चुका है। निजी स्वार्थ जीवन उद्देश्यों पर हावी होते नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र एक राजनीतिक अखाड़ा सा हो गया है बेटा। सच बेटा, मुझे अपने संस्कारों पर एक विश्वास हुआ करता था, एक गौरव बोध सा था भीतर, मगर आज वो विश्वास है ना, चरमरा रहा है। मेरी आगामी पीढ़ी संस्कारों की धरोहर को पीछे छोड़ती, झुठलाती सी प्रतीत हो रही है। हमारे त्याग और समर्पण का यह क्या सिला मिल रहा है। नाथूराम गोडसे ने मुझसे मेरे जीने का हक छीना। उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ, यह सच है।
मगर यह भी सच है कि हमारा उद्देश्य तो एक ही था, भारत माता के सम्मान की रक्षा करना। देश प्रेम निजी स्वार्थ से ऊपर ही था। अब ऊपर आसमान में बैठ जब मैं नीचे देखता हूँ ना, तो एक शून्य से रिक्तता मेरे भीतर समा जाती है। भारतवर्ष की जो धरती पर हैलोजन लाइट्स की उन्नत जगमगाहट के बावजूद भी कुछ भी स्पष्ट सा दिखाई नहीं देता। मेरी दृष्टि धूमिल हो गई है या मस्तिष्क की जो क्षमता है वह न्यून हो गई है, कुछ समझ नहीं पाता बेटा। मेरे बच्चों, ये क्या हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चों? चेतना, तुमने कुछ दिन पहले YouTube पर कविता डाली थी, गांधी जी के 3 बंदर मुंह लटकाए बैठे हैं, डाली थी ना? हाँ, वो ऐसी थी कुछ, गांधी जी के 3 बंदर मुंह लटकाए बैठे हैं, बुरा मत देखो के चलते, बुराइयों के इस महासमर में आँखों को पलकों से दबाए बैठे हैं, गांधी जी के 3 बंदर मुंह लटकाए बैठे। इस तरह आगे चलते चलते आँख, कान, जिह्वा हो गए निरर्थक, सो बस मुंह लटकाए बैठे हैं। मैंने पूरी सुनी थी। वर्तमान समाज को आईना दिखाती हुई सी बहुत अच्छी रचना है। तुम अच्छा पढ़ लिख लेती हो, मगर बेटा तुम्हारी पीढ़ी तो हमसे 10 गुना अधिक ताकतवर है। फिर भी ये लाचारी और बेबसी क्यों? माना सच्चाई एकाकी और झूठ 100 सखियों के साथ होता है, फिर भी उसका कोई मुकाबला नहीं। सच्चाई बदलती नहीं है, क्योंकि उसके पास झूठ की सी ऑक्टोपस वाली क्षमताएं नहीं होती। झूठ ऑक्टोपस की सी 8 दिशाओं में बढ़ने की क्षमता और परंपरा रखता है। कब, कहाँ, किस दिशा में बढ़ जाए पता ही नहीं चलता। तभी तो इस बेचारे का कोई स्थायित्व नहीं होता। सच्चाई ठोस होती है, वह अपनी जगह पर ही जड़ें जमाए रखती है, रह जाती है वहीं। हवा, पानी, आंधी, तूफान कोई उसे डिगा नहीं पाता। अच्छा क्या, छोड़ो, इस विषय पर ना बहस का कहीं कोई अंत है ही नहीं। अच्छा, तुम्हें याद है कुछ समय पहले तुम मेरे सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र होकर आई थी, वर्धा में। वहाँ पे शायद तुम्हारा 3 दिवसीय साहित्यिक सम्मान समारोह था। उन 3 दिवसों में तुमने वहाँ रहकर मुझे कितना जाना और समझा था। वहाँ की हर एक गतिविधि से उस वक्त प्रभावित हुई थी तुम। मुझे भी लगा कि तुम अब मेरे उद्देश्यों व गतिविधियों को प्रसारित करने की प्रमुख भूमिका में रहोगी। उस सेवाग्राम सा ही तो था मेरे सपनों का भारत। मैं जानता हूँ कुछ समय तो वह तुम्हारे जहन में ही बसा रहा था। तुमने कई बार उस पर अपने साथियों से चर्चाएं भी की थी। कई बार कई जगहों पर इस सेवाग्राम की सकारात्मकता को प्रेषित करने के प्रयत्न भी तुमने किए थे, मगर नक्कार खाने में तूती की आवाज़ सी वह आवाज़ धूमिल हो गई, और फिर धीरे धीरे वह इच्छा ही किसी गहरी खाई में दबकर दफन हो गई। ऐसा महसूस हुआ। मेरी बेटिया, मुझसे तुम्हारी वह बेबसी ना अच्छी नहीं लगी। सच कह रहा हूँ, मुझे वह बेबसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बहुत दुख हुआ मुझे, क्योंकि तुम इतनी जल्दी इतनी सहजता से हार मान लोगी, मुझे उम्मीद न थी। मैं भी अब कभी कभी ही किसी बच्चे से उम्मीद कर पाता हूँ। समझ नहीं आता कि वो उसूलों की ताकत धीरे धीरे ख़त्म हो गई है, या उसूल ही समय की भेंट चढ़ गए हैं, या फिर वर्तमान राजनीति के शिकार हो गए हैं। मैं खुद ही अपने आप में
उलझ सा गया हूँ बेटा। मगर यह भी सत्य है कि जमनालाल बजाज के आर्थिक सहयोग से निर्मित मेरा वह सेवाग्राम आज भी वही स्थिर है। संपूर्ण भारत उस सेवाग्राम सा स्वरूप भले ही न ले पाया हो, वह सेवाग्राम आज भी अपनी वही उज्जवल छवि रखता है। उस पर उंगली उठाने का साहस कोई नहीं कर पाता। हाँ, नकारात्मक सोच रखने वालों की बात मैं नहीं करता बेटा। आज मेरी कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, मगर मेरे सेवाग्राम का अस्तित्व आज भी कायम है। मेरे पोते बड़पोते वगैरह सैरगाह के रूप में भले ही वहाँ आवागमन करते हों, वहाँ की देखभाल को भले कोई विशेष तवज्जो ना देते हों, ना ही बजाज के पोते पड़पोतों ने भी उसकी कोई ध्यान दिया हो उधर। बजाज के भाई का एक पोता इकलौता ही है जो उस आश्रम की जड़ों से जुड़ा हुआ है। उसमें खाद, पानी, पोषण देता है। वर्धा का वह सेवाग्राम प्रसारित भले न हुआ हो, मगर संपूर्ण विश्व में अपनी सार्थक पहचान अवश्य रखता है, सम्मानजनक मुकाम रखता है। उसके अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। कारण मात्र इतना ही कि उसूलों से बुना वह एक ऐसा वटवृक्ष है जो कि अपने आगोश में आने वालों को वही शीतल छांव और शुद्ध बयार सा सुकून अवश्य देता है। अच्छा बेटा, बहुत बातें हो गई। मेरी आंखें ना कुछ डबडबा सी रही हैं। कुछ ज़्यादा ही भावुक हो भावनाओं में बह गया। हो सकता है अपने बापू का यूं टूटना तुम्हें भी रास ना आए। अच्छा बेटा, शुभाशीष, अपना ख्याल रखना।